वर्धमान में हजारों हजार लोगों का ये रेला बंगाल में खेला करने वाला है। যতই করো হামলা যতই করো হামলা খেলা হবে। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 হয়ে যেতে পারি। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। वाह, क्या मैच हुआ। मोदी एफसी यानी मोदी फैन क्लब और ममता एफसी यानी ममता फैन क्लब के बीच ड्रिबल, टैकल, हेडर, पास, शूटिंग, वॉली। पश्चिम बंगाल में सियासत का ग्राउंड सजा तो फुटबॉल की वोकैबुलरी के सारे शब्द सियासत की जमीन पर उतरने लगे। आरंभ से अंत तक रण प्रचंड नजर आया। कांटे के मुकाबले में मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच गया और अब रेफरी यानी जनता ने फाइनल विसिल बजाकर मैच खत्म होने का ऐलान कर दिया तो सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर टिकी कि आखिर जीता कौन। स्वागत है आपका कोलकाता पॉलिटिकल लीग में। इस लीग में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की राइवलरी भी है और जीत का जुनून। एक और थी टीम मोदी एफसी और दूसरी और टीम ममता एफसी। ये मैच 90 मिनट तक नहीं था। 20 दिन से ज्यादा चले इस रण में नोटिफिकेशन के बाद बीजेपी के सबसे बड़े स्ट्राइकर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 रैलियां और 5 रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह ने 25 रैलियां और 12 रोड शो समेत 40 कार्यक्रम किए। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गजों ने रैलियां और जनसभाओं को संबोधित करते हुए उसके जरिए सियासत की मिडफील्ड से दनादन गोल दागने की कोशिश की। जबकि अपने किले में बीजेपी की सेंधमारी रोकने के लिए ममता बनर्जी और उनकी टीम ने भी धुआंधार रैलियां, रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजे में बदले तो ये कहने की जरूरत नहीं कि बीजेपी ने इस सियासी ग्राउंड के हर कॉर्नर से गोल दागे। और ये आंकड़े फिलहाल ये भी बता रहे हैं कि इस मैच की रेफरी रही जनता ने 2 प्लेयर यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर को येलो कार्ड और रेड कार्ड थमा दिया उनके फाउल प्ले के लिए। हाँ, इस मैच का नतीजा फुटबॉल वाले मैच की तरह फटाफट नहीं आया। नतीजों के लिए आपको 4 मई का इंतजार करना होगा। तो फिलहाल इस पीस टाइम यानी कि चुनाव के नतीजों के इंतजार के बीच मैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपको इस मैच की इनसाइड स्टोरी का रिकैप दिखा देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फुटबॉल खेले के मायने क्या हैं। दरअसल बंगाल की मिट्टी पर फुटबॉल सिर्फ एक खेला भर नहीं है बल्कि सियासी खेला करने का एक सटीक तरीका भी है। और इस खेले में 2 खिलाड़ी हैं जो वादों की सॉकर फील्ड पर मुद्दों की फ्री किक से सियासत की ट्रॉफी उठाने की कोशिश में है। नहीं समझ आया? समझाती हूँ, समझ जाएंगे आप। पहले जरा इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की शाम ढलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह बंगाल से सटे सिक्किम में होती है, लेकिन अंदाज नया था।
खिलाड़ियों के बीच मोदी की मौजूदगी इशारा कर रही थी कि बात बहुत दूर तक जाएगी। और वहीं ये दूसरी तस्वीर देखें। इस तस्वीर में दिख रही हैं ममता बनर्जी, जो पिछले चुनावी टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द मैच रही और जिन्होंने इसी फुटबॉल को हथियार बनाकर बाजी पलट दी थी। जबकि एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे थे और ममता बनर्जी व्हील चेयर पर फुटबॉल को किक मारकर मैसेज दे रही थी। लेकिन खेल बदलते हैं, खिलाड़ियों की किस्मत पलटती है और दर्शकों की पसंद भी बदलती है, क्योंकि बदलाव ही शाश्वत सत्य है। लेकिन एक सच जो नहीं बदला वो है बंगाल में फुटबॉल और खेल की सियासी तकरार का, क्योंकि ये फुटबॉल सिर्फ बंगाल में खेल नहीं बल्कि वहां की आत्मा से जुड़ा हुआ हिस्सा है। फुटबॉल ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ बंगाल में 19वीं सदी के दौरान एंट्री दी और फिर 1872 में भारत का पहला फुटबॉल क्लब कोलकाता एफसी यहां बना। यहां के नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जिनको भारतीय फुटबॉल का जनक कहा जाता है, उन्होंने ही पहली बार बंगाली युवाओं को फुटबॉल खेलना सिखाया। और उसके बाद 1884 में आर्यन क्लब बना, जो शुरुआती भारतीय क्लबों में से एक था। 15 अगस्त 1889 को मोहन बगान की स्थापना इसी बंगाल से हुई। यह आज एशिया में सबसे पुराना एक्टिव फुटबॉल क्लब है। 29 जुलाई 1911 बंगाल के, मतलब अगर 29 जुलाई 1911 की बात हो तो बंगाल के सबसे ऐतिहासिक दिन में से एक कहा जाता है, जब मोहन बगान ने ब्रिटिश टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराकर IFA शील्ड जीता था। नंगे पैर खेलते हुए भारतीयों की ये जीत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सिंबॉलिक विक्ट्री बनी और यहां से शुरू हुई बंगाल में फुटबॉल के जरिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक और शुरुआत। फिर 28 जुलाई 1920 को मोहन बगान में टूट के साथ ईस्ट बंगाल क्लब की स्थापना हुई, जिसने बंगाल फुटबॉल में एक नई प्रतिद्वंदिता को जन्म दिया। जैसे कांग्रेस में टूट के बाद देश की राजनीति में नई लहर बनी थी और फिर 1934 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग कोलकाता फुटबॉल लीग जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी और लगातार 5 बार जीत दोहराती गई। और आज भी जब पश्चिम बंगाल में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल आमने सामने होती है तो उसे बोडो मैच यानी बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला कहते हैं। इस दिन बंगाल में इलिश मछली, हिल्सा मछली बनाम प्रॉन की जंग छिड़ जाती है, बड़े मैच के नाम पे, बड़े दिन के नाम पे। ईस्ट बंगाल की जीत पर इलिश और मोहन बगान की जीत पर प्रॉन का जश्न होता है। इसके पीछे वजह है कि मोहन बगान को घोटी यानी कि पश्चिम बंगाल के मूल निवासी की टीम माना जाता है और ईस्ट बंगाल को पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश से आए प्रवासी का प्रतिनिधि कहते हैं। और ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बंगाल में फुटबॉल सिर्फ एक टीम का खेल नहीं बल्कि समाज की जड़ों में गहराई से उतरे एक नशे की तरह है। और राजनीति को अगर समाज के बीच गहराई से उतरना है तो इन जड़ों से जुड़ना होगा, वरना जनता है कह देगी ये लो रेड कार्ड और निकल। और ये फुटबॉल की ही सियासी धार है जो सरकारों को चुनौती भी देती है। तभी तो 2024 में भारतीय फुटबॉल इतिहास की एक अनूठी घटना घटी जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद एक दूसरे के धुर विरोधी फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बगान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने अपनी सदियों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर आरजीकर महिला पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए एक ही फील्ड पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया, जबकि दशकों पुरानी मैदान की लड़ाई को भूल गए। ये प्रदर्शन भी अपने आप में सबक था
कि खेल में दुश्मनी अपनी जगह है और मुद्दों की बात अपनी जगह है। खैर, अब बात बंगाल और फुटबॉल की छिड़ी गई है तो सियासत ने इस बरस जमकर खेला किया। बीजेपी के धुरंधरों ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से दी जा रही एक भी फ्री किक को मिस नहीं की। ममता बनर्जी जब एसआईआर के मुद्दे पर कॉर्नर करने की जुगत में थी तो बीजेपी ने भी ड्रिबलिंग करते हुए एसआईआर को घुसपैठ से जोड़ दिया। और इस बीच बीजेपी ने नटमैग करते हुए पूरी मशीनरी को पश्चिम बंगाल की जीत के लिए फुल बैक में लगा दिया। और इसके लिए मैदान में बीजेपी ने सिर्फ दिग्गज ही नहीं उतारे बल्कि लोकल नेताओं को भी दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। रणनीति के तहत पर्दे के पीछे रहे बीजेपी के लोकल चेहरे जो स्क्रीन से ज्यादा फील्ड पर दिखे। बीजेपी के लोकल खिलाड़ियों ने 500 से ज्यादा छोटे बड़े कार्यक्रम करते हुए कमल खिलाने की पूरी बागबानी भी की। मैन टू मैन मार्किंग भी की, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की 60 से ज्यादा सभाएं शामिल हैं। दिलीप घोष ने 35 से 40 कार्यक्रम और समीक भट्टाचार्य ने 30 से ज्यादा रैलियां की। और इस बीच सियासत के इस खेल में ट्रांसफर विंडो के दौरान हुमायूं कबीर जैसे नेता भी भरकर डाइविंग करते थे, लेकिन ओवैसी से दोस्ती और बाबरी जैसे मुद्दों पर सेल्फ गोल कर बैठे। लेकिन रेफरी तो जनता ही थी, तो दोनों मैदान से आउट हो गए। तो जनाब, आज कोलकाता का ये मैदान सिर्फ घास का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक रंगमंच भी है, क्योंकि महान संगीतकार शोस्ताकोविच ने कभी कहा था कि फुटबॉल इज अ बैले ऑफ द मासेस, माने फुटबॉल जनता का नृत्य है, एक ऐसा नाच जिसमें करोड़ों लोग एक साथ झूमते हैं। लेकिन याद रखिए, ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, जैसा कि मशहूर लेखक एडुआर्डो गैलियानो ने अपनी किताब में लिखा था कि फुटबॉल और मातृभूमि का खून का रिश्ता है, और जब जब ये रिश्ता गहरा होता है, सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ी इसका फायदा उठाने पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। फुटबॉल सिर्फ सत्ता का खिलौना भी नहीं, ये खेल बगावत का भी नाम है। ये उस आवाज का नाम है जो सिस्टम को चुनौती भी देती है। याद रखिएगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोलकाता मैदान में पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वाले पोस्टर फुटबॉल मैच में दिखाई दिए थे। और इसीलिए जब सिक्किम में प्रधानमंत्री गोल करने की कोशिश कर रहे थे तो इसमें सियासत का भूगोल बदल देने की झलक दिखाई पड़ने लगी। क्यों? अब वो भी समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा फुटबॉल क्लब हैं, जिसे भारी वित्तीय मदद दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से ही ममता सरकार 5 लाख रुपए प्रति क्लब की मदद कर रही है। तो वहीं दुर्गा पूजा क्लबों को 85,000 से 1.25 लाख तक का अनुदान और 75% बिजली सब्सिडी दी गई। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो ये रकम 340 से 500 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। 500 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में खेलों के अहमियत इस बात से आप समझ सकते हैं कि यहां सरकार का खेल बजट 2011 में 126 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 840 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि खेलों को प्रोत्साहन मिले, ये इसलिए भी क्योंकि बंगाल में खेल सिर्फ खेल भर नहीं है, सियासी खेला का सबसे बड़ा हथियार भी है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में फुटबॉल की किक लगाई तो संदेश बंगाल समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट तक गया। कहते हैं द अल्टीमेट पॉलिटिकल प्ले इज टर्निंग अ स्टेडियम इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी सियासत भी ये समझती है कि लोगों के बीच पहुंचना है तो उनकी पसंद को सही जगह दो। सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सियासी किक न सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फैक्टर बन सकती है, बल्कि इसका असर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों पर दिखेगा, क्योंकि फुटबॉल का क्रेज सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं।
बल्कि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और सिक्किम तक फुटबॉल का संदेश जाता है, युवाओं में जाता है, खिलाड़ियों में जाता है। नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है। यह खेल नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है और फुटबॉल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट किया। प्रधानमंत्री को अच्छे से आता है नैरेटिव सेट करना। नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी स्पीड, स्किल और फिटनेस में बहुत मजबूत होते हैं। प्रधानमंत्री को ऑप्टिक्स तय करना आता है, किस ऑप्टिक्स से क्या नजरिया जाए, और इस चुनाव में उन्होंने जबरदस्त तरीके से ऑप्टिक्स तय की और यहां के कई क्लब आई लीग और ISL में खेल चुके हैं या खेल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का मैदान पर उतरना युवाओं के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है। कह सकते हैं कि स्मार्ट लीडर्स यूज द बॉल टू स्कोर गोल्स इन द बैलेट बॉक्स। और नरेंद्र मोदी तो स्मार्ट भी हैं और विजनरी। समझना यह है कि 4 तारीख को कौन ज्यादा गोल मार पाता है, कौन ज्यादा बेहतर फील्डिंग कर पाता है, कौन गोल होने से बचा पाता है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।